नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एफसीआरए वो लाइव वायर है जिसको छूते ही पूरे इकोसिस्टम को करंट सा लग जाता है। शायद इसीलिए जब से ये खबर आई है कि संसद सत्र में अमित शाह एफसीआरए का बिल लाने वाले हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिलबिलाया सा घूम रहा है और एक अथाह दबाव इस सरकार के ऊपर है कि किसी भी तरीके से या तो एफसीआरए का बिल वापस हो या कम से कम इसे डाइल्यूट किया जाए। इस बीच एक वीडियो आती है अमेरिका से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक बयान देते हैं और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि अमेरिका ने शायद भारत के एफसीआरए के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। वहीं कुछ लोग इसे गुड कॉप और बैड कॉप की स्ट्रेटेजी के तौर पर देख रहे हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, उसको समझेंगे। और उतना ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार एफसीआरए का बिल आएगा कब, क्योंकि खबर है आज आया, कल आया, परसों आया, वही चल रहा है। असल में आएगा कब, और साथ ही बांग्लादेश में क्या मूवमेंट है, किस तरीके से भारत का जो पेशेंस है अब वो काम आता नजर आ रहा है। बांग्लादेश जो एक समय भारत के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था, वापस से भारत के ही जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें आता दिखाई दे रहा है। क्या सब चीजें हैं, इन सब पर बात होगी। पहले बात एफसीआरए की। अमेरिका से एक बयान आया है, मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं, और उस बयान के बाद जो पूरा का पूरा माहौल है एफसीआरए को लेकर वो बदलता नजर आ रहा है। क्या है बयान, पहले वो सुन लेते हैं। The United States has spent billions of dollars over the years in helping with health strategies all across the world. What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description, what would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with our health care needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their health care program for them. That NGO would then take about some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them. And only a percentage of the overall money ever actually reached the patients and the people on the ground that we were trying to help because of these costs. This makes no sense. So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict with the healthcare systems of the host country? If we're trying to help countries, help the country. Don't. क्या कहा इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका ये मानना है, इनका ये कहना है, देखिए लगातार अमेरिका और जो पूरा वेस्टर्न इकोसिस्टम है उसका दबाव है सरकार के ऊपर कि आप एफसीआरए मत लाइए। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं 11 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली हैं इस एफसीआरए के खिलाफ, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि 100 साल की लीज पर उन्होंने जमीनें ली हुई हैं, वो सारी की सारी लीज कैंसिल हो रही है। लगभग 2021 से 2022 से 2025 तक भारत में 75,000 करोड़ रुपए विदेशी चंदा आया है। 2017 से 21 के बीच में लगभग 50,761 करोड़ रुपए आया है। आप सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज को जाता है। कन्वर्जन माफिया काम करता है, और किस हद तक ये कन्वर्जन माफिया काम करता है, अब ये समझिए कि मेघालय मेनली 3 चीजों से बना है, खासी, गारो, जयंती हिल्स, और जयंती मां जयंती के नाम पर है। कितने हिंदुओं को पता है? क्योंकि आज वो मेघालय 80-90% जाकर क्रिश्चियन बन गया है। नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये होता है एफसीआरए से। और जब सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेती है तो नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री बाकायदा मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर चर्चेस का दबाव है कि भैया अमित शाह जी से डाइल्यूट कर दीजिए या वापस ले लीजिए। और उधर से पूरा का पूरा वेस्टर्न इकोसिस्टम लगा हुआ है। लेकिन मार्को रूबियो ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि भैया मान लीजिए हमें किसी देश की मदद करनी है। उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने कीनिया का एग्जांपल देकर समझाया कि मान लीजिए हमें कीनिया में कोई हेल्प करनी है, कोई हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सुधारना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई पर्टिकुलर डिजीज है उसके लिए कोई काम करना है। तो हम क्या करते थे, हम कोई एक एनजीओ ढूंढते थे। मान लीजिए उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया उनका एक राज्य है उसका एग्जाम्पल दिया कि वहां से हमने एक एनजीओ ढूंढ ली जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। हम उसे कहते थे ले भैया $1 लाख और जाके मदद कर, $1 लाख, $2 लाख, जितना भी उनको देना है। उसके बाद वो एनजीओ उसमें अपना कमीशन रखती थी, फिर वहां जाती थी, वहां किसी को कमीशन देती थी, फिर उस तरीके से काम होता था सारा का सारा। और जो एंड यूजर है जिसके लिए उस असल में लगना है, वहां तक बहुत अमाउंट कम पहुंचता था।
भारत में तो लगभग ना के समान पहुंचता है, क्योंकि सारा का सारा जो कन्वर्जन माफिया है उसमें लग जाता है, या नार्को टेररिज्म है उसमें लग जाता है, या नक्सलवाद है उसमें लग जाता है। तो इन्होंने कहा कि भैया अब से हमारी ये पॉलिसी है कि हम एनजीओज को पैसा नहीं देंगे, अगर हमें किसी की हेल्प करनी है किसी देश की तो उसकी सरकार को डायरेक्ट पैसा देंगे। अगर उन्हें भारत में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कहीं काम करना है तो छत्तीसगढ़, झारखंड या केंद्र सरकार को डायरेक्ट पैसा जाएगा, और वो अपना जो हेल्थ का मिशन है उसमें वो खर्च करेंगे, एजुकेशन है उसमें खर्च करेंगे। होना यही चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसी सरकार होगी जो गैरत भरी होगी कि भैया, जो ये दिखती नजर आएगी कि भैया हमने उससे पैसा ले लिया। वो तो कोई नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अमेरिका जो लगातार भारत पर दबाव बना रहा था, ऐसा लग रहा है कि भैया भारत मानने को तैयार नहीं है, और अमेरिका यहां से चीजों को और खराब नहीं करने देना चाहता। कम से कम ये गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी है। मैं इससे बहुत उत्साहित नहीं हूं, लेकिन ये गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी मुझे दिखती है कि जो बड़े चेहरे हैं, मार्को रूबियो ये दिखाना चाह रहा है, अरे नहीं साहब, अब हम ये एनजीओ माफिया को नहीं चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट आपको सपोर्ट करेंगे, पैसा आपको देंगे, आप जैसे खर्च करना चाहते हैं करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आज के समय में अमेरिका के पास उतना पैसा है भी नहीं। अगर वो एनजीओ अपने जो एम्बेसीज हैं उनको बंद कर रहा है, अपने बेसिस को बंद करने की बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नाटो को पैसा देने के लिए मना कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर हो गया है, बड़ी बड़ी जो ट्रीटीज हैं वो उनसे वापस हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास असल में पैसा भी नहीं है। ये भी उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। और ऊपर से वो ये दिखाना चाहता है सरकारों को, नहीं हम आपके यहां कुछ रिजीम चेंज नहीं कर रहे, आपके यहां कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डायरेक्ट आपको पैसा देंगे। लेकिन बैड कॉप वो एनजीओज हैं, जो प्राइवेटली फंडेड एनजीओज हैं, जो काम कर रही हैं। एफसीआरए उनके लिए बहुत जरूरी है। कोई टिमोथी इनिशिएटिव जैसी होगी, कोई वर्ल्ड पीस जैसी होगी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राइवेटली काम कर रही हैं, उनके लिए एफसीआरए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं इस बयान से बहुत उत्साहित तो नहीं हूं। ये गुड कॉप बैड कॉप है कि सरकारी तौर पर सब अच्छा दिखेगा, हाँ आपके साथ है, कोई रिजीम चेंज नहीं है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट जो एनजीओज हैं उनको लगाए रखेंगे। मैं अपने जानने में जानता हूं, कुछ लोग थे नॉर्थ ईस्ट के ही, कन्वर्ट हो गए। एक परिवार आया वहां पर, उन्होंने एक मिशनरी सेटअप करी कि भैया आपकी एजुकेशन का खर्चा हमारी तरफ से, एक मंथली स्टाइपेंड उनको दिया जाता था, और यहां तक कहा जाता था क्या विदेश पढ़ने जाओगे, हम आपको रिकमेंडेशन लेटर देंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होगा। मुझे प्रपोजल दिया गया, भैया हर जगह कन्वर्ट करने में लगे होते हैं लोग। हर अब्राहमिक रिलीजन वाला आपको कहीं भी फंस जाए, आप ढंग से उससे बात करने लगे, घुलने मिलने लगे, वो आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश करने लगता है। ये स्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये एफसीआरए कानून आना चाहिए। अब सवाल यह है कि एफसीआरए का कानून आएगा कब। देखिए, पूरी संभावना यह है कि एफसीआरए का कानून इस ही संसद सत्र में आएगा, और बहुत कम डाइल्यूशन के साथ आएगा। सरकार अभी बहुत कुछ पीछे काम कर रही है। दरअसल सरकार, देखिए दो चीजें हैं, डिलिमिटेशन है और एफसीआरए है। डिलिमिटेशन के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो नंबर हुआ है नहीं हुआ है, सब कयासबाजी है अब तक। जब तक डिलिमिटेशन बिल टेबल ना हो जाए तो आप ये मत समझिए कि नंबर है, तब तक सरकार कुछ ना कुछ मैनेज करने का प्रयास कर रही है, तब मानिए कि नंबर है। लेकिन एफसीआरए के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन सरकार कोई ऐसा माहौल नहीं तैयार करना चाहती, कोई ऐसा दिखाना नहीं चाहती कि भैया हम बिना कंसेंसस के आगे बढ़ गए, सर्वसम्मति के बिना आगे बढ़ गए। वो विपक्ष को मनाने में लगा है, या कम से कम दिखना चाहती है सरकार कि हम विपक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और लगातार गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और विपक्ष में सिर्फ एक नेता है, राहुल गांधी, जो इस बात पर अड़े हैं कि एफसीआरए बिल पास नहीं होने देंगे। और तो सर, आज भी खबर आई, रात भी खबर चली, मैंने रात भी कहा था कि कोई स्पेशल सत्र अभी सरकार ने अनाउंस नहीं किया है। हो सकता है कल कर दे, परसों कर दे, लेकिन अभी तक 16, 17, 18 वाली खबर जो है वो फेक न्यूज है अभी तक। और एफसीआरए का कानून 90% संभावना है, देखिए 10% का नहीं कह सकते, 90% संभावना है कि इसी सत्र में सरकार लाएगी। और फैसला आज शाम या कल सुबह तक हो जाएगा कि विपक्ष के साथ रह के चलना है, विपक्ष को साध के चलना है, या बिना विपक्ष के ही आगे चले। तो आज ये हफ्ता है, हफ्ते में 2-3 दिन है, और पूरा एक आध दिन, मतलब कल का और आज का है, और कल का अगला हफ्ता पूरा है। और बहुत जरूरी हुआ तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो एफसीआरए आएगा, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं।
डिलिमिटेशन के लिए अभी जो नंबर है उसमें सरकार कितनी कॉन्फिडेंट है ये भी समय बताएगा, लेकिन ये मानकर चलिए सरकार किसी दबाव में नहीं है, सुन सबकी रही है, सारे ऑप्शंस तलाश रही है, लीगल तौर पर भी, सोशल तौर पर भी, इंटेलिजेंस के तौर पर भी, कि भैया इसके बाद क्या 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 हो सकता है। सीए के बाद देखिए क्या हुआ, या फिर जब फार्म लॉज आए उसके बाद क्या हुआ। तो कहीं ये क्रिश्चियन मिशनरीज और उनके बलबूते वेस्टर्न जो पूरा माहौल है वो तैयार ना हो जाए। और भैया सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन आंदोलनों में पीछे ही हटती है, वापस से पीछे ना पड़ जाए, तो उनको भी तलाशा जा रहा है और तब जाकर वो एफसीआरए लाएंगे। जितना दबाव सरकार के ऊपर बनाया जाएगा, सरकार के लिए उतना फिट केस है अपने लोगों में ले जाने के लिए कि भैया अब एफसीआरए लाना चाहिए। और दूसरी चीज, एफसीआरए ऑलरेडी है, उसमें कुछ संशोधन करने हैं। अभी जितना है उतने में भी चाबियां बहुत अच्छी से टाइट की जा सकती हैं, लेकिन उनको अच्छे से दबा दिया जाए उसके लिए कुछ और प्रावधान है जो सरकार ला रही है। हाँ, सरकार से थोड़ी सी ये एक तरीके से मेरी डिफरेंसेस ये है कि आपको इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लाना चाहिए था। अगर पहले भी किसी ने गलत तरीके से पैसा लिया है तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। सरकार ने किया है कि अब से, चलिए ठीक है, वो भी बेहतर है, अब से कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका या वेस्ट जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेलने का प्रयास कर रहा है, दबाव में लाने का प्रयास पूरा किया जा रहा है, पूरा जबरदस्त तरीके से, हर तरीके से। जो सिस्टम के अंदर हैं लोग वो भी, और जो सिस्टम के बाहर हैं वो भी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब कितने भी, मतलब आप ही कह सकते हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं, नियत में कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो नीचे मशीनरी है ना, उसमें जो बहुत सारे लूज नट बोल्ट्स हैं साहब, वो तो कुछ गड़बड़ हो सकते हैं ना। कोई मंत्री हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, पार्टी का मेंबर हो सकता है। तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे ले जाना है। इसलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ लगातार इंटरनल सैबोटाज हो रहा था, एक ये भी थ्योरी है। तो कहीं ऐसा ही कुछ ना हो, तो उन चीजों को भी देखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। अभी तक प्रबल संभावना यह है कि एफसीआरए इसी सत्र में आएगा, जैसे प्रावधान है लगभग ऐसा ही आएगा। बाकी कोई मेजर चेंज हो तो बात अलग है। अभी तक विपक्ष के साथ चलने का प्रयास था, अब यह देखना है कि विपक्ष के बिना भी आगे चला जा सकता है या नहीं। अभी तक की एफसीआरए के ऊपर यह अपडेट है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कुछ तो ऐसा हो रहा है जहां भारत अपनी जमीन जो खोई थी अब उसे धीरे धीरे उसको रिटेन करता नजर आ रहा है। और क्या मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश में वापसी हो रही है? जी हां, सर्गियो गोर जो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो बांग्लादेश पहुंचते हैं। बांग्लादेश में उनकी 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें होती हैं। पहली, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, उनके साथ। दूसरी मुलाकात होती है बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, और बांग्लादेश में भारत के जो एम्बेसडर हैं दिनेश त्रिवेदी, उनसे मुलाकात होती है। और जैसे ही ये मुलाकातें पूरी होती हैं, दिनेश त्रिवेदी सीधा वहां से उठकर दिल्ली आते हैं और आकर एमईए में या प्रधानमंत्री ऑफिस में या जहां पर भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अंदर रिपोर्टिंग करते हैं कि दरअसल वहां हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शेख हसीना ने भी की। क्या है ये सब कुछ? दरअसल तारिक रहमान जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार बांग्लादेश के अंदर जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे से बढ़ रहा है। अभी पिछले कुछ समय में चाइना के साथ बांग्लादेश के 13 बड़े एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें तिस्ता वाटर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हुआ है, मोगला जो डैम है, पोर्ट है, माफ कीजिएगा, मोगला पोर्ट जो है वो चाइना को दिया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका को ये लगता था कि भैया शेख हसीना का हमने रिजीम चेंज किया, सेंट मार्टिन आइलैंड हमें नहीं दे रहे, भारत के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं शेख हसीना थी, अब हमारा वहां पे वर्चस्व होगा, तो वहां मोहम्मद यूनुस को लाया गया। उसके बाद जिस तरीके से अनपॉपुलर हुआ, फिर चुनाव हुए, फिर तारिक रहमान आया, तो उन्हें लगा कि इसके माध्यम से हम अपनी जो डोरी है वो खींचते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो तारिक रहमान हैं वो कहीं ना कहीं जो 2 ग्रेट पावर्स हैं अमेरिका और चाइना, उसके बीच में बैलेंस बनाने के चक्कर में थोड़ा सा चाइना की तरफ को शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका की मजबूरी यह है कि उसे कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना है, और वो भारत के सहयोग के बिना बैलेंस नहीं हो सकता है। तारिक रहमान चाइना गया है, भारत नहीं आया है। भारत में ब्रिक्स की समिट होनी है जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन आएंगे, लेकिन तारिक रहमान ने अब तक हाँ नहीं भरी है। तो कोई तो पीछे है जो तारिक रहमान को ये कह रहा है कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, ये ऑप्टिक्स नहीं दिखाना है कि आपको भारत के साथ जा रहे हैं।
चाइना के साथ आपका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अमेरिका भी उससे चिंतित है। तो सरगोई गौर की जब दिनेश त्रिवेदी से बातचीत होती है तो उसके बाद जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट है उसने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों से, और ये वो प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति है जो कभी शेख हसीना ने स्थापित किया था, शेख हसीना की सरकार का बना हुआ है, सब हट गए थे, ये बच गया था, इसने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अमेरिका भारत के साथ कहीं ना कहीं एक मीडिएशन कर रहा है, एक बातचीत कर रहा है कि भैया हम दोनों की लड़ाई में या हम दोनों के सही सामंजस्य बनने के चक्कर बनने के चक्कर में कहीं चाइना की एंट्री ना हो जाए। तो अमेरिका की तरफ से प्रपोजल यह है कि ऐसा करते हैं, जो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है उस पे मोहम्मद यूनुस को लाकर बिठा देते हैं, ताकि एक चेक एंड बैलेंस बने इस तारिक रहमान के ऊपर, जो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ड्रिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। वैसे तो बहुत टूथलेस सी पोजीशन है, कुछ बहुत ज्यादा पावर है नहीं राष्ट्रपति की, लेकिन आप मोहम्मद यूनुस को वहां लाकर सिर पर बिठा देंगे तो तारिक रहमान के लिए चीजें उतनी सहज नहीं रहेंगी। तो भारत की तरफ से यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस यहां आए, दोबारा से राष्ट्रपति बने, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें और चाइना को खेलने देंगे, हमारा भी कुछ स्टेक होना चाहिए। तो यहां से शेख हसीना को एक्टिवेट किया जाता है, जो असली ट्रम्प कार्ड है इस पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में। शेख हसीना 5 अगस्त, जिस दिन वो अपदस्थ हुई थी, जिस दिन उनके खिलाफ कू हुआ था, उस दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर, जिसमें एक बड़े क्रिकेटर हैं शाकिब उल हसन और वो सब इन्वॉल्व, मतलब उसमें सब थे। वो शायद श्रीलंका से जुड़े हुए थे या दिल्ली से जुड़ी हुई थी, एक अननोन लोकेशन से। उसके बाद शेख हसीना बयान देती हैं और ये घोषणा करती हैं कि मैं दिसंबर में बांग्लादेश जा रही हूं, और मेरे हिसाब से 16 दिसंबर को जाना चाहिए, जिस दिन वो सरेंडर हुआ था, 93,000 की पतलून उतरी थी। भारत की तरफ से अगर शेख हसीना वहां पहुंचती हैं और उधर से आता है मोहम्मद यूनुस, तो आप सोचिए कि वहां एक ट्रायो बन जाता है, भारत, चीन, अमेरिका। अब कोई 2 लोग एक साथ हो जाए तो तीसरे के लिए वहां टिकना मुश्किल होगा। तो भारत और अमेरिका पहले ये चाहेंगे किसी भी तरीके से चाइना को वहां से बाहर किया जाए। और इस बीच सिर्फ सर्जियो गौर ने मुलाकात नहीं की है, ब्रेंडन लिंच उसने भी मुलाकात की है। ये वो व्यक्ति है जो एक तरीके से हैंडलर है मोहम्मद का, जिसने मोहम्मद यूनुस को स्थापित किया था, वो वापस से बांग्लादेश में एंट्री ले रहा है। तो इस सब में ये 3 कोने बन गए। मोहम्मद यूनुस आएगा अमेरिका की तरफ से, तारिक रहमान कहीं ना कहीं चाइना इन्फ्लुएंस्ड है, अमेरिका का भी है लेकिन चाइना की तरफ ज्यादा है, और इधर से शेख हसीना। और दिक्कत अमेरिका के साथ ये हो रही है कि अमेरिका ने के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे मोहम्मद यूनुस के, उनको तारिक रहमान कहीं ना कहीं उस तरीके से ऑनर नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचने हैं, और मोहम्मद यूनुस ये करके गया कि वो सारे हथियार अमेरिकन खरीदेगा। यहां चाइना के साथ भी गलबैयां चल रही हैं, तो एक खिचड़ी पक रही है बांग्लादेश के अंदर, और इस खिचड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो पत्ता है वो शेख हसीना का पत्ता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के पीछे पब्लिक नहीं है। तारिक रहमान भी चुनाव जीता, वो इसलिए जीता क्योंकि आवामी लीग के बड़े धड़े ने वोट दिया था तारिक रहमान को कि कहीं ये जमात इस्लामी वाले या वो नेशनल सिटीजन पार्टी वाले ना आ जाएं। अब आवामी लीग की जो नेता हैं शेख हसीना अगर वहां वापस पहुंचती हैं, भले ही वो डायरेक्टली राजनीति में इन्वॉल्व ना हो, अपना कोई पिट्ठू बैठा दें, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा दें आवामी लीग के रूप में प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो वो आवामी लीग का सारा वोटर वापस आएगा, और वो वोटर जो आज जमात से परेशान है वो वापस आएगा। तो असली जनाधार वाला जो नेता है वो भारत के पास है, और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण अगर रोल किसी का है तो वो है बांग्लादेशी आर्मी। वो किस दिशा में जाती है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में जहां भारत बिल्कुल ही बाहर हो गया था, बस जमात, तारिक रहमान, MI6, CIA और ये सब ही इन्फ्लुएंस था, अब धीरे धीरे भारत भी उसमें एंट्री ले रहा है। अब भारत के पास जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उसके साथ एंट्री ले रहा है, और ये सब बातें बाकायदा जो कैबिनेट मीटिंग हुई है बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार की, उसमें यह बताया गया है कि मोहम्मद यूनुस को वहां स्थापित करने की तैयारी है। अमेरिका ने साफ कह दिया, भैया अगर मोहम्मद यूनुस को लाओगे तो जो तुम्हें एड मिल रही थी अब तक $2.5 बिलियन की जो एड मिली है कॉक्स बाजार में रिफ्यूजियों के नाम पर, वो एड जो बंद हो गई थी वो दोबारा से चालू हो जाएगी।
तो आपको एड भी देंगे, सब कुछ देंगे, बस हमें चाहिए मोहम्मद यूनुस यहां आ जाए। भारत ये कह रहा है कि हम अमेरिका की या किसी की मदद तब करने के लिए तैयार हैं जब हमारी जो नेता हैं, मतलब बांग्लादेश की जो नेता हैं जो हमारे यहां हैं, शेख हसीना, वो स्थापित हो जाए। तो हर कोई वहां पर बड़े से बड़ा जो केक है उसका बड़े से बड़ा हिस्सा अपने हिस्से चाहता है। अब तो क्या भारत और अमेरिका साथ हो गए हैं या सब अपने हित देख रहे हैं, क्या होगा वो तो धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स जैसे बढ़ती है। देखिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ पर्दे के आगे होता है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है। तो जो भी निकल के आएगा वो भी आपके साथ लेके आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से शेख हसीना वहां पहुंचे, वहां स्थापित हों, दोबारा से उसी स्थिति में पहुंचे, ताकि आगे की जो भविष्य की राजनीति है उस पर बहुत कुछ भारत की तरफ से कंट्रोल किया जा सके और तारिक रहमान जो चाइना के पक्ष में जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा सके। तो FCRA हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, जहां से भी जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।